हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का चैप्टर 25 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका नाम से पता चल रहा होगा आपको इंटरनेशनल यानी देश से बाहर। अपने देश को हम क्या बोलते हैं? नेशनल, और इंटरनेशनल मतलब दूसरा देश। ठीक है, तो इसका चैप्टर का क्या मतलब हुआ कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हम जब दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो वो क्या होता है, कैसे व्यापार करते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किस तरह से व्यापार करते हैं। ठीक है, तो दो देशों के मध्य होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो आंतरिक व्यापार यानी नेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि अपने ही देश के अंदर, एक देश के अंदर जो भी हम व्यापार करते हैं, एक दूसरे को माल बेचना अपने ही शहर में या दूसरे शहर में जाके या फिर दूसरे राज्य में जाके, दूसरे ज़िले में जाके, तो क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार यानी नेशनल ट्रेड। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड अगर हम कर रहे हैं तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम दो देशों या तीन देशों के बीच काम कर रहे हैं, यानी एक देश दूसरे देश के साथ काम कर रहा है, फिर तीन देशों के साथ या चार देशों के साथ। तो क्या हुआ इसका मतलब? दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब दो देशों के मध्य होने वाले क्रय विक्रय से है, क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं यानी बिजनेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? माल को खरीदना व बेचना की मतलब हम अपने देश का माल दूसरे देश में बेचते हैं, दूसरे देश का माल अपने देश में हम ले आते हैं खरीद कर। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसकी विशेषताएं क्या है, जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। दो देशों की भागीदारी की मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है? दो देशों की भागीदारी होती है, या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो मिनिमम होते हैं। ठीक है, यानी एक देश माल बेचता है, दूसरा खरीदता है, या फिर दूसरा बेचता है, पहला खरीदता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सार्थक बनाने के लिए दो देशों की आवश्यकता होती है। कि मतलब क्या हुआ कि हम तभी कह सकते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है जब कम से कम दो देश तो अलग अलग होने ही चाहिए। एक देश अपने ही देश में अगर माल खरीद रहा है, बेच रहा है, तो हम उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कहेंगे। इसलिए बोला है सार्थक बनाने के लिए, मतलब सक्सेसफुल करने के लिए हम कह सकें कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, तो उसमें कम से कम दो देश होने ही चाहिए। भाषा भेद यानी जब हम दो देशों के साथ अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, अलग देश यानी मान लो इंडिया और अमेरिका कर रहा है, तो भाषा भेद यानी लैंग्वेज तो चेंज होगी ना, कि मतलब हम हिंदी बोल रहे हैं, वो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, या कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई जापानीज़ बोल रहा है, तो भाषा भेद हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक देश की अपनी अलग भाषा होती है। एक सफल व्यापारी के लिए आवश्यक है कि उसे विभिन्न देशों की भाषा की जानकारी हो। मतलब अगर हम किसी देश के साथ व्यापार करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हमें उस देश की लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए ना, तभी तो हम अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे, दे पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, अधिक जोखिम कि मतलब ज़्यादा जोखिम होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि हम दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं, तो रिस्क तो होगा ही ना, जोखिम तो होगा ही। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देशी व्यापार की अपेक्षा अधिक जोखिम होता है, क्योंकि माल बहुत दूरी से और प्राय सामुद्रिक मार्गों से आता है। तो मतलब अगर हम अपने देश में व्यापार करते हैं तो इतना नुकसान नहीं होता हमें, क्योंकि हमें पता है गाड़ियों से माल हम पहुंचा देंगे, कॉल वॉल भी कर लेते हैं, और अगर कोई नुकसान हो जाए, फिर कोई धोखाधड़ी हो जाए, तो हम उनके पास आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाते हैं, और फिर बहुत टाइम भी लगता है माल पहुँचने में, और समुद्र के द्वारा भी जाता है कुछ माल, तो इसलिए अधिक जोखिम होता है, अधिक रिस्क होता है। ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप यानी देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं तो दोनों देशों की जो सरकार है, हस्तक्षेप होता है उनका, यानी उनका इंटरफेयर होता है। ठीक है, कि कर वगैरह, टैक्स वगैरह लेते हैं, और इन्फॉर्मेशन वगैरह भी लेते हैं कि कितना माल भेज रहे हो, कितना माल खरीद रहे हो, वगैरह वगैरह सब। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णतः सरकारी देखरेख में होता है। विदेशों से क्रय विक्रय करने से पूर्व सरकार की अनुमति आवश्यकता होती है, तथा आयात निर्यात के लिए लाइसेंस भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, कि मतलब अगर हम दूसरे देश में माल बेचना चाहते हैं, दूसरे देश से माल खरीदना चाहते हैं, या दूसरे देश में हम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। विदेशी मुद्रा भुगतान, देखो अगर हम दूसरे देश के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, दूसरे देश से माल खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, तो अगर हम माल बेच रहे हैं तो वो लोग हमारा माल खरीदेंगे, तो बदले में पैसे देंगे ना। पैसे क्या आएंगे? उनकी जो देसी करेंसी है, जो उनकी कंट्री करेंसी है, वो हमारे देश में आ जाती है। जैसे हमारे देश की करेंसी क्या है? रुपीज़, तो उनके देश की करेंसी जो भी होगी वो हमारे देश में आ जाएगी अगर हम माल बेचेंगे। खरीदेंगे तो हम खरीदेंगे तब हमारे देश की करेंसी उनके देश में जाएगी, और बेचेंगे तो उनके देश की करेंसी हमारे देश में आएगी। ठीक है, अब देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से क्या लाभ होते हैं या फिर क्या महत्व है, कि मतलब क्या फ़ायदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से राष्ट्रों को क्या लाभ होता है, कि जब हम दूसरे देश के साथ बिजनेस करते हैं तो इससे हमारे देश को क्या लाभ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा विदेशी मुद्रा को प्राप्त किया जाता है, कि मतलब हम बिज़नेस करते हैं तो जब वो लोग हमारा माल खरीदते हैं तो हमारे देश में उनके देश की मुद्रा यानी करेंसी हमारे देश में आ जाती है।
संसाधनों का अधिक क्षमता से उपयोग होता है। प्रत्येक उत्पादक केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके उत्पन्न करने में उसे अधिक से अधिक लाभ हो। मतलब अगर वो दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है तो उसको पता होता है कि दूसरे देश में जो माल बेच रहा है कौन सा माल ज़्यादा बिक रहा है उसका, तो वो वही माल बनाता है, सिर्फ फालतू की चीज़ें नहीं बनाता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे देश में जितनी भी संसाधन, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, यानी पेड़ पौधे वगैरह, ज़्यादा नष्ट नहीं करता है फिर तो, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों को फिर इस्तेमाल करता है जिन चीज़ों को बेचता है बस। ठीक है, इससे रोज़गार के अवसर भी बढ़ते हैं कि मतलब लोगों को रोज़गार मिलता है, नौकरियां वगैरह मिलने लगती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में काफ़ी कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। माल बनाना, उसे पैक करना, भेजना, फिर अगर हमें लैंग्वेज नहीं आती तो हमें लैंग्वेज एक अलग पढ़ा लिखा इंसान ढूंढना पड़ता है, तो काफ़ी रोज़गार के अवसर रहते हैं। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से फर्मों को क्या लाभ होता है। फर्मों यानी जो कंपनी मतलब काम कर रही है, जो कंपनी दूसरे देश में अपना माल खरीद रही है, बेच रही है, उसको क्या फ़ायदा होगा। फर्में उन देशों को माल बेचकर अधिक मात्रा में लाभ अर्जित कर सकती हैं जहां मूल्य अधिक हो। कि मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर अपना माल दूसरे देश में वो लोग ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं, ज़्यादा अधिक प्राइस पे बेचते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उन्हें ज़्यादा लाभ कमा पाते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं वो लोग। वे फर्में जिनके पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है, वे विदेशों में व्यापार करके लाभ कमा सकते हैं। कि मतलब अगर उनका बिजनेस काफ़ी बढ़ जाए विदेशों में, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास अगर ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा माल खरीदने की क्षमता है कि हाँ वो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा खरीद सकते हैं, मशीन वगैरह खरीद सकते हैं, तो उनके पास क्या पावर आ जाती है कि वो और माल बना के बेच के ज़्यादा लाभ कमा लेते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करके फर्में आंतरिक व्यापार की भारी प्रतियोगिता से बच सकते हैं। कि मतलब अगर हम अपने ही देश में करते हैं तो काफ़ी कंपटीशन का हमें सामना करना पड़ता है, कि बहुत सारी फर्में खुल जाती हैं हमारे जैसी सेम टू सेम, तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में करते हैं तो ज़्यादा लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा पूंजी होती है, ज़्यादा कैपिटल होती है, वही ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की सोचते हैं, वरना बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं। तो ज़्यादा प्रतियोगिता, ज़्यादा कंपटीशन का इन्हें सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कंपटीशन से यानी प्रतियोगिता से बच जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र कि मतलब ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, या फिर कि किस तरह से करते हैं लोग, कि मतलब आजकल जो लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। पहला है ट्रेडिंग। इसका मतलब होता है वस्तुओं के आयात निर्यात से। ट्रेडिंग का मतलब होता है वस्तुओं को खरीदना व बेचना। ठीक है, आयात निर्यात मतलब मंगाना, आयात मतलब दूसरे देश से अपने देश में माल मंगाना, और निर्यात मतलब अपने देश का माल दूसरे देश में भेजना यानी बेचना। इस तरह के व्यवहारों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। कि मतलब क्या हो रहा है कि माल को खरीदना बेचने में बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि हम दूसरे देश से अपना माल मंगाते हैं अपने लिए, और अपने देश का माल दूसरे देश में बेचते हैं, यानी ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सेवाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है, जैसे भ्रमण, यातायात, बैंकिंग, बीमा आदि। मतलब सर्विसेज भी मिलती है ना आजकल, कि हम दूसरे देश में घूम लेते हैं। जैसे वीज़ा से क्या होता है कि हम किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में जाकर घूम सकते हैं। ठीक है, और बैंकिंग वगैरह भी हमें लाइसेंस वगैरह और बीमा वगैरह भी हमें दूसरे देश से करवा सकते हैं और कर भी सकते हैं। कुछ व्यापारी स्वयं माल निर्मित करके माल का निर्यात करते हैं। कि मतलब कुछ फैक्ट्री ऐसी होती हैं, कुछ उत्पादक ऐसे होते हैं जो अपनी ही कंपनी में माल बनाते हैं और फिर उसको दूसरे देश में बेचते हैं, यानी निर्यात करते हैं। कुछ कंपनियां विदेशों से कच्चा माल मंगवाकर अपने देश में वस्तुएं तैयार करते हैं। कि मतलब कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो दूसरे देशों से रॉ मटेरियल मंगाती हैं, यानी कच्चा माल मंगाते हैं, और फिर अपने देश में वो उन्हें तैयार करते हैं और फिर अपने देश में बेचते हैं और दूसरे देशों में बेचते हैं। ठीक है, अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाधक तत्व। कि मतलब जो लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, जो कंपनी, जो फर्में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहती हैं फिर करती हैं, तो उनके रास्ते में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या परेशानियों को उन्हें झेलना पड़ता है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी, तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ तो हमें आती है ना। तो इन्हें क्या परेशानियाँ आती हैं, देखो पहला है भाषा भेद, यानी लैंग्वेज की उन्हें परेशानी आती है। कि मान लो अगर कोई इंडिया का है, वो कर रहा है अमेरिका के साथ, तो हो सकता है उसे सिर्फ हिंदी आती हो, इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से ना आती हो, तो उसे भाषा की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देशी व्यापार की अपेक्षा विदेशी व्यापार में अधिक जोखिम होता है। कि मतलब अगर हम अपने ही देश में व्यापार कर रहे हैं तो हमें इतना नुकसान नहीं होता है, क्योंकि अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम अपने देश में उन लोगों के पास जाकर अपनी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम विदेशों के साथ करते हैं तो हम तुरंत नहीं पहुंच पाते हैं इन लोगों के पास, और हमें काफ़ी ज़्यादा विदेशों की जो कंपनी है उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अधिक जोखिम होता है। ठीक है, सरकारी नियंत्रण अधिक होता है। हमने पढ़ा था विशेषताओं में कि सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है। सरकारी कर लेती है, यानी टैक्स लेती है, और फिर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें पूरे करने होते हैं, तो सरकारी नियंत्रण बहुत रहता है।
आयात निर्यात कर देने पड़ते हैं, यानी हम अगर माल मंगवा रहे हैं दूसरे देश से अपने देश में, या फिर हम माल बेच रहे हैं दूसरे देश को, तो हमें टैक्स देना पड़ता है इस पर सरकार को, ठीक है। विदेशी व्यापारियों के बारे में सूचना का अभाव होता है कि मतलब हम इस देश में बैठे हुए हैं और दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो हो सकता है समय के साथ साथ कुछ चेंज आ जाए वहाँ के व्यापारियों में, तो हमें उसकी जानकारी जल्दी नहीं मिल पाती है, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश के तरीके कि किस तरह से लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं, किस तरह से वो लोग उन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी के साथ कॉन्टैक्ट करना। जैसे हम कुछ, मान लो हमें कुछ काम है तो हम कॉन्टैक्ट करके बोलते हैं ना फ़ोन करके कि ऐसा ऐसा कर दो, हमें ये काम है। या फिर मान लो कोई कंपनी है जिसको हम जानते हैं और वो कुछ माल बनाती है, मान लो कपड़े बनाती है, और हमारे घर में शादी है, तो हम उसको फ़ोन करके बोलते हैं ना कि इस तरह से हमें 1 महीने में ये कपड़े चाहिए, क्या बना के दे सकते हो। यानी कि हम एक तरह से कॉन्टैक्ट देते हैं उसको किसी भी चीज़ का। जैसे हम खाने का देते हैं कॉन्टैक्ट, शादी का कॉन्टैक्ट दे देते हैं कि इस तरह से शादी में इतना खाना बनाना है, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यह एक ऐसा व्यवसाय यानी एग्रीमेंट होता है जिसमें एक कंपनी जो अपने उत्पाद या बाज़ार में बेचना चाहती है, कि मतलब एक ऐसी कंपनी है जो बाज़ार में अपना माल बेचती है यानी सेल करती है, वो किसी दूसरी कंपनी को अपने उत्पाद बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देती है। यानी एक कंपनी ऐसी है कि जो माल बेचती है, सिर्फ बनाती नहीं है, सिर्फ माल बेचती है, और दूसरी कंपनी ऐसी है जो माल बनाती है। तो जो पहली कंपनी है वो दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप हमारा ये माल इतने समय में तैयार कर दीजिए, ठीक है। मान लो कोई ए नाम की कंपनी है, वो कपड़े बेचती है, लेकिन बी नाम की कंपनी कपड़े बनाती है मशीनों से। तो जो ए नाम की कंपनी है वो बी नाम की कंपनी को कॉन्टैक्ट देगी कि आप इतने कपड़े इतने टाइम में तैयार कर दीजिए, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और इसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, ठीक है। अगर कभी आ जाए 1 नंबर में तो याद रखना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी इसे कहते हैं। तो जैसे क्या क्या लाभ होते हैं, देखो ये है लाभ और ये है हानि। देखो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। लागत कम होती है, जैसे फैक्ट्री लेबर, मशीन का खर्चा की मतलब लागत कम लगती है। जो पहली कंपनी है जो ऑर्डर दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट दे रही है दूसरी कंपनी को, तो पहली कंपनी को क्या फ़ायदा होगा कि लागत कम लगती है, कि मतलब उसे बना बनाया कपड़ा मिल जाएगा, फैक्ट्री वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेबर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मशीन वगैरह खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। समय की बचत होती है कि समय की बच रहा है, उसका ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ रहा कि हाँ, अगर उसके खुद की कंपनी में अगर माल बनता तो उसे ध्यान रखना पड़ता, बहुत ज़्यादा देखना पड़ता बार बार, तो समय की बचत होती है। अधिक उच्च क्वालिटी का उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि दूसरी कंपनी यही काम करती है, यानी कपड़े बनाने का ही काम करती है, तो वो अच्छी क्वालिटी का माल बना के देती है। नई आधुनिकता का फ़ायदा होता है क्योंकि देखो, जो कंपनी, कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है, फैक्ट्रियाँ होती है जो माल बनाती हैं, तो वो समय के साथ साथ न्यू न्यू टेक्निक्स जो आई हुई हैं वो उन्हें इस्तेमाल करती हैं। तो पहली कंपनी को इसका फ़ायदा मिलता है कि न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो लोग अच्छा कपड़ा तैयार करके उसको दे देंगे। इससे हानि क्या होती है, उत्पादन क्रिया पर नियंत्रण नहीं रहता, कि मतलब जो दूसरी कंपनी है जिसको हमने ऑर्डर दिया हुआ है वो किस तरह से माल बना रही है, किस तरह का कपड़ा यूज़ कर रही है, किस तरह की मशीनें हैं, लोग कैसे हैं, हम इस सारी एक्टिविटीज़ पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, यानी पहली कंपनी का इस पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो हो सकता है कुछ नुकसान भी हो, तो हम उस पर देख नहीं पाते हैं। ज़्यादा दूसरी कंपनी पर निर्भर होना पड़ता है, मतलब पहली कंपनी बनाने का काम नहीं करती, सिर्फ बेचती है, और दूसरी कंपनी बनाती है, तो हमने उसको ऑर्डर दे रखा है, तो हो सकता है लेट भी हो जाए, तो हमें उस पर निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है, कब उसका माल, वो हमें माल तैयार करके देगा, कब हम बेचेंगे, तो एक तरह से डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ठीक है, निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी है लाइसेंसिंग। पहले हमने क्या पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है लाइसेंसिंग। देखो, लाइसेंसिंग एक तरह से लाइसेंस देना किसी को, ठीक है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस देना। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस हमें दे रहा है कंपनी, मान लो कि हमें लाइसेंस दे रही है, तो वो क्या कहलाएगा, लाइसेंसर जो दे रहा है, और हम हैं जो ले रहे हैं लाइसेंस, वो हम क्या कहलाएंगे, लाइसेंसी, ठीक है। तो एक देश की कंपनी यानी लाइसेंस देने वाली, जिसे हम क्या कहेंगे, लाइसेंसर, और दूसरे देश की कंपनी जो लाइसेंस ले रही है वो क्या कहलाएगी, लाइसेंसी, को अपने नाम, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तकनीक, कॉपीराइट, विपणन कौशल आदि का प्रयोग उस द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए करने का लाइसेंस प्रदान करती है। कि मतलब एक कंपनी है जो माल बना रही है या फिर बेचती है, वो क्या करती है, किसी दूसरी कंपनी का नाम ले लेती है, उसका जो ट्रेडमार्क है, जो उसका लोगो है, जो उसका नाम फेमस है, वो ले लेती है, कॉपीराइट है, जो न्यू न्यू टेक्निक्स यूज़ करके अपना माल बना रही है, वो टेक्निक्स जान लेती है। तो जो दूसरी पहली कंपनी है वो उसको सब बता देती है, अपना नाम भी दे देती है कि हाँ ठीक है, आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हो, आप अपने लोगो यूज़ कर सकते हो। तो जो दे रही है वो क्या कहलाएगी, लाइसेंसर, और जो ले रही है वो लाइसेंसी, तो वो क्या कहलाता है, लाइसेंस। तो मतलब जो एक कंपनी है वो अपना नाम, अपना ट्रेडमार्क, अपना लोगो किसी दूसरी कंपनी को इस्तेमाल करने के लिए दे रही है, तो उसे क्या कहते हैं, लाइसेंस, ठीक है।
लाइसेंस प्रदान करने वाली कंपनी बिक्री पर निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करती है। यानी जो कंपनी अपना नाम दे रही है किसी दूसरी कंपनी को, यानी लाइसेंसर जो लाइसेंसी को अपना नाम कॉपीराइट वगैरह दे रही है, उसे बदले में एक पारिश्रमिक प्राप्त होता है। जैसे हम काम करते हैं सैलरी मिलती है, वैसे ही इसको एक तरह से सैलरी मिलती है, फिर पारिश्रमिक प्राप्त होता है। कि मतलब मैं अपना नाम, जो मेरी इमेज बनी हुई है, मैं अपना नाम आपको देती हूँ, आप मेरे नाम से अपना माल बेच रहे हो, तो आप मुझे उसके बदले पारिश्रमिक दोगे। ठीक है, तो मैं लाइसेंसर हूँ और आप लाइसेंसी हो। पारिश्रमिक फ़ीस के रूप में भी हो सकता है, कि मतलब जो सैलरी है वो फ़ीस के रूप में भी हो सकती है। एक तरह से जैसे अगर हम ट्यूशन पढ़ते हैं तो महीने में फ़ीस देते हैं, वैसे ही वो मुझे एक तरह से आप लोग मुझे फ़ीस दोगे, क्योंकि आप मेरा नाम यूज़ कर रहे हो। ठीक है। कुछ देशों में पारिश्रमिक का नियमन सरकार द्वारा किया जाता है, कि मतलब कुछ देशों में ये तय होता है पहले से कि अगर कोई लाइसेंस दे रहा है किसी को, अपना नाम दे रहा है इस्तेमाल करने के लिए, अपना ट्रेडमार्क दे रहा है, अपना लोगो दे रहा है, तो सिर्फ वो इतना ही फ़ीस ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। ठीक है, सरकार पहले से तय कर देती है। कुछ विकासशील देशों में यह बिक्री के 5% से अधिक नहीं हो सकता। कि मान लो आप कोई माल बेचते हो और मैंने आपको अपना नाम दे दिया है, आपने मुझसे मेरा नाम लिया है, मेरी इमेज ली है, मेरा लोगो लिया है, तो आप जितना माल बेचते हो, जितना आपको प्रॉफिट होगा, मान लो जितना भी प्रॉफिट हुआ है, उसका सिर्फ 5% ही ले सकते हो, मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ऐसा कुछ देश हैं जहाँ पे ये निर्धारित होता है। ठीक है। इसकी ज़रूरत कब होती है हमें? इसकी ज़रूरत तब होती है जब विदेश में पूंजी विनियोग नहीं करना हो। कि मान लो कोई दूसरा देश है, मैं उस देश में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी दूसरे देशों में अच्छी इमेज बनी हुई है, तो दूसरे देश की जो कंपनी है वो मेरा पेटेंट मांगना चाहती है, मेरा लोगो चाहती है, तो मैं उसको दे देती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बदले फ़ीस मिलती है, और बदले में क्या भी होता है, मेरी इमेज भी बढ़ने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये लोगो मेरा है, मेरी कंपनी का है, हमारे देश का है। ठीक है। जब विदेशी बाज़ार की अधिक जानकारी ना हो, मतलब मुझे दूसरे देश की जानकारी अच्छे से नहीं है, लेकिन उस देश में मेरी काफ़ी अच्छी इमेज बनी हुई है मेरी कंपनी की, तो मैं उस देश में अपना बाज़ार नहीं चलाना चाहती, अपना माल नहीं बेचना चाहती, तो क्या करूँगी मैं? सिर्फ मैं अपना उसको लोगो दे देती हूँ, वो लोग मेरा लोगो खरीदते हैं। ठीक है। जब कंपनी के नाम की विदेशी बाज़ार में पूरी पहचान हो, कि मतलब जो कंपनी का हम लोगो ले रहे हैं, उस कंपनी की काफ़ी अच्छी पहचान हो दूसरे देशों में, तब हम ले लेते हैं। ठीक है, मतलब अपना फ़ायदा करने के लिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। अब तीसरा है फ्रेंचाइजिंग। अभी हमने क्या पढ़ा? लाइसेंसिंग। अब ये है फ्रेंचाइजिंग। तो ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। इसमें भी दूसरी कंपनी, किसी पहली कंपनी है जो फेमस कंपनी है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छा नाम है, उस कंपनी का लोगो, नाम, ट्रेडमार्क, पेटेंट वगैरह ले लेती है अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है। तो जो कंपनी दे रही है अपना नाम, अपना लोगो, अपना पेटेंट दे रही है, वो क्या कहलाएगा? फ्रेंचाइज़र। जैसे उसमें लाइसेंसर था। और जो लेता है वो क्या कहलाता है? फ्रेंचाइजी। ठीक है। वैसे क्या कहलाता है? फ्रेंचाइजिंग। एक बिजनेस है फ्रेंचाइजिंग, और जो बिज़नेस अपना नाम दे रही है दूसरी कंपनी वो फ्रेंचाइज़र, और जो ले रही है वो फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक कंपनी, यानी जो फ्रेंचाइज़र, अपना व्यवसाय, मॉडल, नाम, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क आदि किसी दूसरी कंपनी फ्रेंचाइजी को देती है। ठीक है। क्या होता है? ये एक कंपनी अपना नाम, अपना ब्रांड नेम, अपना लोगो, अपना ट्रेडमार्क, अपना मॉडल या फिर अपनी टेक्निक्स वगैरह किसी दूसरी कंपनी को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं। जो कंपनी दे रही है वो फ्रेंचाइजर कहलाती है, जो ले रही है वो फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी का इस अधिकार यानी राइट के बदले फ्रेंचाइजर को एक उचित निर्धारित फ़ीस भुगतान करती है। यानी जो कंपनी ले रही है इनका नाम, तो वो देने वाली कंपनी को फ़ीस देती है एक तरह से, क्योंकि हम उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा होगा ना काफ़ी ज़्यादा, तो हम एक तरह से उसको फ़ीस पेमेंट करते हैं कि हमने आपका नाम इस्तेमाल किया, इसलिए आप फ़ीस लो। इसकी विशेषताएं देखो क्या है। फ्रेंचाइज़र समझौता के अंतर्गत उत्पादक अपने नाम, ट्रेडमार्क या अपनी किसी गुप्त सूचना के प्रयोग का अधिकार फ्रेंचाइजी को देता है। मतलब जो फ्रेंचाइजर कंपनी है उसका नाम, उसी कंपनी का नाम काफ़ी फेमस हो चुका है, उसका ट्रेडमार्क, उसका लोगो, उसकी जो कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, गुप्त सूचनाएं हैं, वो कैसे माल बना रहे हैं, कैसे बेचते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको दे देता है? फ्रेंचाइजी को, दूसरी कंपनी को। ठीक है। फ्रेंचाइजर अपनी साख को बनाए रखने के लिए वह फ्रेंचाइज की व्यवसायिक गतिविधियों पर लगातार नियंत्रण रखता है। तो वो जो फ्रेंचाइजर अपने लोगो दे रहा है, अपना इमेज दे रहा है, तो वो चाहेगा ना कि उसकी जो इमेज है, उसकी जो गुडविल बनी हुई है वो ख़राब ना हो, तो क्या करता है? पूरी तरह से ध्यान रखता है फ्रेंचाइजी पर, कि फ्रेंचाइजी किस तरह से अपना व्यवसाय चला रहे हैं, कि वो किस तरह से मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वो गलत काम में इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि उसकी इमेज भी अच्छी बनी रहती है और उसको भुगतान भी समय पर मिलता रहता है। यह अधिकार प्राप्त करने के प्रतिफल स्वरूप फ्रेंचाइजर को निर्धारित समय अवधि के लिए निश्चित रकम का भुगतान करता है। मतलब समय समय पर वो नाम लेने के बदले उसको फ़ीस देता है। फ्रेंचाइजी लिखित वादा करता है कि फ्रेंचाइजर समझौता के चलते तथा समझौता समाप्त होने के 2 वर्ष तक वह
जैसा व्यापार नहीं करेगा। कि मतलब जब हम अगर आप मेरे से मेरा नाम मेरा लोगो ले रहे हो तो आप मुझसे एक लिखित एग्रीमेंट दोगे, एक रिटर्न एग्रीमेंट लिख के ले देते हो, साइन करके दोगे कि आप मेरा जो नाम इस्तेमाल कर रहे हो, मेरा जो लोगो इस्तेमाल कर रहे हो, जब ये एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, जब ये समझौता ख़त्म हो जाएगा, उसके 2 साल बाद तक आप मेरे जैसा सेम टू सेम बिजनेस नहीं करोगे। मैं जो माल बेच रही हूँ वो आप नहीं करोगे, ठीक है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं फ्रेंचाइज़र के, कि मतलब हम फ्रेंचाइज़र से फ्रेंचाइजी के क्या फ़ायदे मिलते हैं, कि हम किसी से किसका लोगो क्यों लेते हैं, या फिर देने से क्या फ़ायदे हैं और लेने से क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंचाइज़र को बहुत कम लागत पर अपने व्यापार का विस्तार करने का फ़ायदा होता है, क्योंकि सभी स्थानीय खर्चे फ्रेंचाइजी ही उठाता है। मतलब जो कंपनी दे रही है अपना लोगो, उसको कम लागत पर अपना व्यापार यानी जो उसका बिज़नेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका फ़ायदा होता है। क्योंकि जो कुछ जो एडवर्टाइज़ वगैरह वगैरह करते हैं, मशीनें वगैरह लगाना और माल को बेचने के जो विज्ञापन वगैरह करते हैं, वो सब कौन करता है? फ्रेंचाइजी, यानी आप लोग करोगे। कि आप लोगों ने मेरा लोगो लिया है तो सारा खर्चा आप करते हो, तो मुझे बहुत कम कीमत पर जो मेरा बिज़नेस है, जो मेरा इमेज है, वो और बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे मेरा फ़ायदा होता है। फ्रेंचाइज़र को दोहरी आय होती है, एक तरफ से उसे फ़ीस मिलती है और दूसरी तरफ से माल की बिक्री से आय प्राप्त होती है। कि मतलब जो मेरा जो लोगो मैंने आपको दिया है, तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो आप लोग मुझे फ़ीस दोगे क्योंकि आप मेरा नाम यूज़ कर रहे हो, और दूसरा क्या होगा कि आप जब माल बेचते हो उसमें से मुझे प्रॉफिट शेयर करोगे, चाहे 5% चाहे 10% पर शेयर करोगे, ठीक है। और फिर मेरा खुद का भी बिज़नेस है तो उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो एक तरह से डबल मेरा प्रॉफिट होता है। फ्रेंचाइज़र का फ्रेंचाइजी के व्यापार पर पूरा नियंत्रण रहता है। इससे फ्रेंचाइज़र की साख में वृद्धि होती है। कि मतलब क्या होता है कि जो फ्रेंचाइज़र यानी मेरा आप पर पूरा नियंत्रण रहेगा कि आप किस तरह से बिज़नेस कर रहे हो, क्या कैसे बेच रहे हो, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, इन सब पे पूरा नियंत्रण रहता है, पूरा कंट्रोल रहता है। इससे क्या होगा कि मेरी इमेज बनी रहेगी अच्छी, मेरी गुडविल मेरी साख अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। गुडविल का मतलब होता है इमेज, आइडेंटिटी, जो मेरी पहचान है, जो मेरी इमेज बनी हुई है। फ्रेंचाइजी को पहले से ही तैयार बाज़ार मिलता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि मतलब आप मुझसे मेरा लोगो, मेरा नाम, मेरा ट्रेडमार्क, मेरा ब्रांड मार्क ले रहे हो, तो हम उसी का ट्रेडमार्क, उसी का ब्रांड नेम, उसी का लोगो लेते हैं जो पहले से फेमस है, जो पहले से काफ़ी पॉपुलर बाज़ार में। तो उसका क्या मतलब हुआ कि पहले से तैयार माल मिलता है, कि मतलब उसे अपनी इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आओ मेरा माल खरीदो, क्योंकि उसने मेरा लोगो यूज़ किया है, मेरा नाम यूज़ किया है, तो लोगों को पता है कि ये पहले से ही फेमस है ये नाम, तो वो लोग अपने आप ही माल खरीदने आ जाते हैं। तो उसको इसलिए कहा है तैयार माल मिलता है, ठीक है, सॉरी तैयार बाज़ार मिलता है। फ्रेंचाइजी को माल बेचने में जोखिम कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि लोगों को पहले से पता होता है कि जो नाम जिस नाम से बेच रहा है ये नाम पहले से फेमस है, तो लोगों को विश्वास रहता है कि माल अच्छा होगा, तो इससे कम नुकसान होता है, जोखिम कम होता है। फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइज़र की तरफ से अनेक तरह की सहायता प्रदान की जाती है। कि मतलब मैं आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता दूंगी काफ़ी तरह से, क्योंकि मेरा आप नाम यूज़ कर रहे हो, लोगो यूज़ कर रहे हो, तो वो ख़राब ना हो, इसलिए मैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हूँ इन सब चीज़ों में, ठीक है। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? फ्रेंचाइजी अगर घटिया किस्म का माल बेचने लग जाए तो इससे फ्रेंचाइजर की ख्याति यानी प्रसिद्धि, जो उसकी इमेज है, वो कम होने लगती है, ठीक है। इस व्यापार में फ्रेंचाइजी धीरे धीरे उत्पादक की सफलता के गुप्त रहस्य को समझने लग जाता है, और फिर वह उत्पादक से समझौता को समाप्त करके एक स्वतंत्र प्रतियोगी के रूप में खड़ा हो जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह आप मेरा सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हो, मेरा लोगो, मेरा ब्रांड नेम, मेरा ट्रेडमार्क, और मेरी जो कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको पता चल जाती है। तो आपको सब कुछ पता चल जाता है कि मैं इतना फेमस कैसे, मेरा बिज़नेस इतना फेमस कैसे हुआ, मेरा नाम इतना फेमस कैसे हुआ। फिर क्या करते हो आप उस एग्रीमेंट को ख़त्म कर देते हो, और 2 साल तक तो आप करते नहीं हो, ये तो एग्रीमेंट में होता है, लेकिन 2 साल बाद आप सेम टू सेम बिज़नेस स्टार्ट कर देते हो, और फिर आप मेरे कॉम्पिटिटर बन जाते हो, मेरे कॉम्पिटिटर बन जाते हो, मुझसे कॉम्पिटिशन करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। फ्रेंचाइजी को एक निश्चित रूप से फ्रेंचाइज़र को फ़ीस का भुगतान करना पड़ता है। कि मतलब फ्रेंचाइजी जो है, जो मेरा नाम आप लोग मेरा नाम यूज़ कर रहे हो, तो आपको एक तरह से ये रहता है कि फ़ीस देनी ही देनी है हर महीने, ठीक है। तो एक तरह से नुकसान भी होता है उसके लिए। फ्रेंचाइजी के व्यापार पर फ्रेंचाइज़र का नियंत्रण होता है, कि अगर कोई कंट्रोल कर रहा है हमको, तो नुकसान तो होगा ही ना, कोई हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, हम सब कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, तो हाँ नुकसान है एक तरह से। अब देखो चौथा है संयुक्त साहस यानी जॉइंट वेंचर्स। क्या होता है? संयुक्त साहस 2 या 2 से अधिक कंपनी के बीच एक समय के लिए की गई समझौते या साझेदारी होती है, जिसमें वो एक विशेष उद्देश्य या व्यवसाय क्रिया के लिए मिलकर काम करती हैं। इसमें दोनों कंपनी अपने रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज़ और कैपिटल मिलाती हैं, और प्रॉफिट लॉस को एक एग्रीमेंट के अनुसार साझा यानी शेयर करती है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, जॉइंट वेंचर्स यानी संयुक्त साहस का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई 2 लोग हैं, या
यहाँ कंपनी की बात हो रही है, लेकिन आप देखो एग्जांपल से, मान लो कोई दो लोग हैं और वो कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके पास पूंजी कम है और दूसरे के पास भी पूंजी कम है, लेकिन वो क्या करते हैं, दोनों एकजुट हो जाते हैं, एक पार्टनरशिप कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब मान लो एक के पास 100 रुपये हैं, एक के पास 100 रुपये हैं, तो वो मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, यानी साझेदारी पार्टनरशिप कर लेते हैं। और एक कोई एक विशेष उद्देश्य यानी एक ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं कि हम ये बिज़नेस करना चाहते हैं और इसको काफ़ी अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वो दोनों मिलकर अपना जितना पैसा है, अपना दोनों पैसे मिला लेते हैं, दोनों कंपनियों के पैसे मिला लेते हैं, जो रिसोर्सेज है, जितने भी साधन हैं, मशीन वगैरह हैं, वो सब मिला लेते हैं, एक्सपर्टीज़ जितने भी हैं, मतलब अच्छे अच्छे जो उनके मैनेजर वगैरह हैं, जो काम अच्छा कर सकते हैं, वो सब एक दूसरे के साथ मतलब यूज़ करते हैं। मतलब जो एक कंपनी जितना भी माल है वो दूसरी कंपनी को दे देती है, और जो दूसरी कंपनी का माल है वो पहली कंपनी को दे देती है, यानी दोनों मिलके अपने एक दूसरे की कैपिटल, अपने एक दूसरे का शेयर्स, अपने दोनों एक दूसरे का रिसोर्सेज सब इस्तेमाल करते हैं, यानी एक पास इकट्ठा कर लेते हैं और फिर एक बिज़नेस को चलाते हैं। ठीक है। और वो जो उनका प्रॉफिट लॉस होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है सब बिज़नेस करने से, या फिर जितना भी लॉस होता है, वो लोग एक एग्रीमेंट के अनुसार शेयर करते हैं, यानी पहले से एग्रीमेंट हो जाता है इनका, एक लिखित एग्रीमेंट होता है कि जब जितना भी प्रॉफिट होगा इतना % इस कंपनी को मिलेगा और इतना % इस कंपनी को मिलेगा। ठीक है, तो समझ आ गया ना। मतलब दो कंपनियाँ होती हैं, फिर दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो कुछ समय के लिए, यानी एक विशेष उद्देश्य, एक विशेष कोई कंपनी होती है उसको चलाने के लिए, या फिर कोई विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, पार्टनरशिप कर लेती हैं और फिर मिलकर काम करती हैं, उसे ही बोलते हैं संयुक्त साहस। जब एक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना चाहती है, लेकिन उसके पास पूंजी व मानव शक्ति की कमी है, कि मान लो कोई एक कंपनी है, वो अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देश के साथ बिजनेस करना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसों की कमी है, तो क्या कर लेते हैं, वो दो कंपनियां मिलके एक ही काम करते हैं, और एक कंपनी एक देश की भी हो सकती है और दूसरी कंपनी किसी दूसरे देश की भी हो सकती है। मान लो जो दो कंपनियां जिन्होंने एग्रीमेंट किया है कि हम मिलके ये काम पूरा करेंगे, तो हो सकता है उसमें एक कंपनी इंडिया की हो और दूसरी कंपनी अमेरिका की हो। ठीक है। जब कंपनी यह महसूस करे कि आयातक देश के स्थानीय साझेदार के साथ व्यापार करना लाभदायक होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मान लो ऐसा हो कि हम किसी दूसरे देश से माल मंगा रहे हैं, उसका माल काफ़ी अच्छा है और बहुत लोग ख़रीद रहे हैं, अच्छी इमेज भी है, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम इसी कंपनी के साथ अपना पार्टनरशिप कर लें, जिससे हमारा भी फ़ायदा होगा। तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे देश की जो कंपनी फेमस है उसके साथ साझेदारी कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब लाभ मिलता है उससे हमें। पाँचवा क्या है, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना। ठीक है, इसका मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, पूर्ण स्वामित्व यानी कोई ऐसी कंपनी है जिस पे पूरी तरह से हमारा स्वामित्व होता है, यानी जो कंपनी है उसका पूरा 100% हम उस कंपनी पे हमारा कंट्रोल रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, होली ओन सब्सिडायर्स का मतलब एक ऐसी कंपनी से होता है जो पूरी तरह से किसी दूसरी कंपनी की मालिकियत में होती है, यानी कोई ऐसी एक कंपनी है जो दूसरी कंपनी बना रही है और जो दूसरी कंपनी का पूरा मालिक, पूरा उस पर उसका अधिकार पहली कंपनी पे होगा। मान लो मैं कोई एक कंपनी बना रही हूँ, या फिर एक कंपनी में किसी दूसरे देश में बनाती हूँ, या फिर अपने ही देश में बनाती हूँ, उस कंपनी पे पूरा अधिकार सिर्फ मेरा रहेगा और किसी का नहीं, उस कंपनी के पूरे शेयर सिर्फ मैं ही खरीदूँगी और कोई नहीं, तो उसे ही बोलते हैं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। यानी मूल कंपनी मतलब जो पहले से मेरी कंपनी है ऑलरेडी, उस सहायक कंपनी के 100% शेयर धारक होती है। मतलब जब मेरी पहले से कंपनी है, मेरी वो कंपनी किसी उस दूसरी कंपनी जो हमने बनाई है, उस कंपनी के 100% यानी सारे शेयर सिर्फ हम ही खरीदते हैं, तो हम उस कंपनी के सिर्फ मालिक हम ही होते हैं। ठीक है, यानी उस कंपनी पे सिर्फ हमारा अधिकार होता है। जब एक कंपनी किसी अन्य देश या क्षेत्र में अपने कारोबार को विस्तार देने के लिए पूरी तरह से अपनी सहायक कंपनी स्थापित करती है, तो इसे होली ओन सब्सिडियरी कहा जाता है। मतलब मैं अगर दूसरे देश में अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए, कोई अपना जो इमेज उसे बढ़ाने के लिए कंपनी खोलती हूँ दूसरे देश में, लेकिन उस कंपनी में उस देश के लोग काम नहीं करेंगे, उस देश के लोग शेयर्स नहीं खरीदेंगे उस कंपनी के, सिर्फ मैं ही खरीदूँगी, तो वो कंपनी होगी तो दूसरे देश में, लेकिन वो इंडिया की ही होगी कंपनी और उस पर सिर्फ इंडिया का ही हक होगा, तो उसे क्या कहते हैं, होली ओन सब्सिडियरी। ठीक है, जैसे मान लो, तो एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो कोई भारतीय कंपनी अमेरिका में अपना बिज़नेस स्थापित करने के लिए एक नई कंपनी बनाती है, यानी इंडिया की जो कंपनी है वो किसी अमेरिका में एक नई कंपनी खोल लेती है और उसके जो 100% शेयर है वो अपने पास ही रख लेती है। तो जो कंपनी अमेरिका में बनाई है इंडिया ने, वह उस भारतीय कंपनी की होली ओन सब्सिडियरी कहलाएगी, यानी जो हमने बनाई है उसके 100% शेयर इंडिया के ही पास रहेंगे
अमेरिका के लोग के पास नहीं रहेंगे। तो शेयर्स तो समझते होंगे ना, मतलब अगर कोई शेयर खरीद लेता है तो वो मालिक बन जाता है उस कंपनी का, लेकिन इसके 100% शेयर इंडिया के पास ही हैं। तो अमेरिका का कोई भी व्यक्ति उस कंपनी का मालिक नहीं होगा, सिर्फ इंडिया का ही होगा। तो इसे कहते हैं होली ओन सब्सिडियरी, यानी पूरी तरह से सिर्फ मालिक कौन होगा, इंडिया। ठीक है, भले ही वो अमेरिका में है। इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? उत्पादन व क्वालिटी पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, कि मतलब हम उस कंपनी में क्या माल बना रहे हैं, कैसे किस क्वालिटी का हो रहा है, पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर होता है। संभावित प्रतियोगिता का जोखिम नहीं होता, कि मतलब कोई कंपटीशन वगैरह नहीं करना पड़ता हमें, क्योंकि वहाँ के लोग उसमें नहीं होते हैं। पूरा नियंत्रण रहता है, पूरा कंट्रोल हमारा रहता है। नए बाज़ार में प्रवेश हो जाता है, मतलब इंडिया दूसरे देश के बाज़ार में प्रवेश कर लेती है, ठीक है, बिना वहाँ के लोगों का इन्वेस्ट किए हुए। इसका नुकसान क्या है? विदेशी बाज़ार की अधिक जानकारी न होना, मतलब हम दूसरे देश में बाज़ार तो शुरू कर रहे हैं, कंपनी शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमें वहाँ की जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो इससे नुकसान हो सकता है। अधिक वित्त की आवश्यकता हो, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है हमें। विदेशी सरकार का सहयोग प्राप्त न होना, क्योंकि हम अमेरिका में शुरू कर रहे हैं लेकिन वहाँ के लोगों को हम उसमें मालिक नहीं बनने दे रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ के लोग, जो वहाँ की सरकार है, वो हमें हेल्प ना करे। ठीक है, अब देखो तो हमने ये चैप्टर कौन सा था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड। और इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था नेशनल ट्रेड यानी आंतरिक व्यापार, उसे घरेलू व्यापार भी कहते हैं, यानी एक देश के अंदर, एक देश की जितनी भी सीमाओं के अंदर हम माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी एक देश से दूसरे देश में जाना। तो इसमें क्या अंतर हो सकता है? तो घरेलू व्यापार क्या होता है? आंतरिक व्यापार यानी एक देश के अंदर काम करना। इसमें केवल एक ही राष्ट्र के लोग भाग लेते हैं, यानी अगर हम इंडिया में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इंडिया के लोग ही होते हैं, दूसरे देश के नहीं होते। और इसमें क्या होता है? इंडिया के भी होंगे, बाहर के भी होंगे, किसी दूसरे देश के भी होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 देश भी हो सकते हैं। कर्मचारी, प्रबंधक आदि एक ही देश के होते हैं, यानी उस कंपनी में जितने भी नौकर हैं या कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, जो भी है वो सब एक ही देश के होते हैं। और इसमें अलग अलग देश के भी हो सकते हैं। और जो घरेलू व्यापार है इसे हम आंतरिक व्यापार भी कहते हैं, नेशनल ट्रेड यानी अपने ही देश का व्यापार, और इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। ठीक है, तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।